साम्यवाद ये एक ऐसा शब्द है जिसके मायने हर किसी के लिए अलग हैं। कुछ के लिए उम्मीद का दूसरा नाम है तो कुछ के लिए तानाशाही का। पर यह सिर्फ एक राजनीतिक थ्योरी नहीं है। ये एक ऐसा आइडिया है जिसने दुनिया का नक्शा बदला, क्रांतियों को जन्म दिया और करोड़ों लोगों की जिंदगी की कहानी लिख दी। तो आज हम इसी शक्तिशाली और विवादास्पद विचारधारा की परतों को एक-एक करके खोलेंगे। जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां पैसे की कोई जरूरत ही ना हो, कोई देश, कोई सरहदें ना हो और ना कोई मालिक हो ना कोई गुलाम। एक ऐसा समाज जहां हर इंसान अपनी पूरी क्षमता से काम करे और बदले में उसे वो सब कुछ मिले जिसकी उसे जरूरत है। यही वो खूबसूरत सपना है जिसने दुनिया भर के लोगों को अपनी ओर खींचा। तो चलिए इस सफर पर निकलते हैं। हम देखेंगे कि ये आदर्श विचार आखिर पैदा कैसे हुआ, इतिहास के पन्नों पर इसने कैसे कैसे मोड़ लिए और आज हमारे लिए इसकी विरासत क्या है। सबसे पहले उस मूल विचार को समझते हैं जिस पर एक आदर्श साम्यवादी समाज की नींव रखी गई है। एक ऐसा समाज जिसमें कोई देश न हो, कोई अमीर गरीब न हो और सब कुछ सबका हो। यही साम्यवाद का मूल ढांचा है। और आपको सुनकर शायद हैरानी होगी कि ये विचार कोई नया नहीं है। हजारों साल पहले हमारे पूर्वज, मतलब शिकारी संग्राहक कबीले, कुछ ऐसे ही रहते थे। वो खाना और रहने की जगह जैसी जरूरी चीजें पूरे समुदाय में मिल बांटकर ही इस्तेमाल करते थे। तो फिर ये पुराना सा विचार अचानक से मॉडर्न दुनिया में कैसे आ गया? इसका क्रेडिट जाता है एक शख्स को, कार्ल मार्क्स। लेकिन मार्क्स को समझने के लिए हमें उस दुनिया को समझना होगा जिसमें वो रहते थे। एक ऐसी दुनिया जो क्रांति की आग में जल रही थी। एक पल के लिए उस दौर में चलते हैं। 19वीं सदी का यूरोप। हर तरफ चिमनियों से धुआं उगलती फैक्ट्रियां, भीड़ भरे शहर और एक नई औद्योगिक क्रांति। तरक्की तो हो रही थी, लेकिन इसकी कीमत चुका रहे थे मजदूर। उनसे दिन रात काम लिया जाता था, जबकि मुनाफे की सारी मलाई फैक्ट्री मालिकों की जेब में जाती थी। मार्क्स ने इस बंटवारे को एक जंग के तौर पर देखा। एक तरफ थे सर्वहारा, यानी वो मजदूर जो अपनी मेहनत बेचकर गुजारा करते थे, और दूसरी तरफ थे बुर्जुआ, यानी वो अमीर मालिक जो उस मेहनत से दौलत बना रहे थे। मार्क्स के लिए समाज का यही बंटवारा ही सारी समस्याओं की असली जड़ था। तो इस समस्या का हल क्या था? 1848 में मार्क्स ने अपने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में एक ऐसा समाधान दिया जिसने दुनिया में भूचाल ला दिया। उनका संदेश एकदम साफ था, दुनिया के मजदूरों, एक हो जाओ। उन्होंने एक ऐसे समाज की बात की जहां प्राइवेट प्रॉपर्टी ना हो, दौलत सब में बराबर बटे और हर किसी को मुफ्त शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं मिलें। लेकिन मार्क्स तो एक फिलॉसफर थे, उनके विचार तो किताबों में थे। असली सवाल ये था कि इन क्रांतिकारी विचारों को कागज से उतारकर हकीकत की जमीन पर कौन लाएगा। और यहीं से शुरू होता है साम्यवाद का सबसे बड़ा और सबसे विवादास्पद प्रयोग। साल था 1917 और जगह थी रूस। एक जबरदस्त क्रांति ने जार के शासन को उखाड़ फेंका और इस क्रांति के नेता व्लादिमीर लेनिन ने पहली बार मार्क्स के विचारों को एक पूरे देश पर लागू करने का बीड़ा उठाया। ये इतिहास का वो मोड़ था जहां एक सपना हकीकत बनने जा रहा था। पर यही कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आया। लेनिन का साम्यवाद मार्क्स के सपने जैसा बिल्कुल नहीं था। मार्क्स ने सोचा था कि जनता मालिक होगी, लेकिन लेनिन ने सारी ताकत सरकार यानी अपनी पार्टी के हाथों में दे दी। जहां मार्क्स एक राज्यहीन दुनिया चाहते थे, वहीं लेनिन ने एक ऐसा सिस्टम बनाया जिससे सिर्फ एक ही पार्टी चलाती थी। सपना अब बदलना शुरू हो गया था। हाँ, लेनिन के शासन में कुछ अच्छे बदलाव भी हुए। मजदूरों को दिन में 8 घंटे काम करने का हक मिला, महिलाओं के लिए शिक्षा के दरवाजे खुले। लेकिन इस तरक्की की एक कीमत थी। अपनी सत्ता बचाने के लिए लेनिन ने हर विरोधी आवाज को कुचल दिया। दूसरी राजनीतिक पार्टियों पर बैन लगा दिया गया और आलोचकों को खामोश करने के लिए एक खुफिया पुलिस बनाई गई। लेनिन ने जो रास्ता तैयार किया था वो आगे जाकर और भी अंधेरा और खतरनाक होने वाला था। अब हम देखेंगे कि कैसे बराबरी का ये सपना धीरे धीरे एक बेरहम तानाशाही में बदल गया। ये टाइमलाइन दिखाती है कि कैसे ये आइडिया एक हाथ से दूसरे हाथ में जाते जाते बिगड़ता चला गया। लेनिन के बाद सत्ता आई स्टालिन के हाथों में और उसके राज में लाखों लोग भुखमरी और सरकारी जुल्म का शिकार हुए। फिर चीन में माओ ने इस विचारधारा को और भी ज्यादा क्रूर बना दिया। माओ के ये शब्द खुद बताते हैं कि ये विचारधारा अपने मूल सपने से कितनी ज्यादा दूर भटक चुकी थी। सारी राजनीतिक शक्ति बंदूक की नली से निकलती है। तो हम एक पैटर्न साफ देख सकते हैं। रूस हो, चीन हो या कई दूसरे देश,
जहां भी साम्यवाद को बड़े पैमाने पर लागू करने की कोशिश हुई, अंत में नतीजा एक ही निकला, तानाशाही। सवाल यह है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? तो क्या इसका मतलब यह है कि साम्यवाद पूरी तरह से एक फेल आइडिया है, या इसकी विरासत में कुछ पॉजिटिव भी है? चलिए अब इसके सफल और असफल पहलुओं का एक बैलेंस विश्लेषण करते हैं। और पता है, यहां कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा शुरू होता है। आज दुनिया के कई सफल लोकतांत्रिक और पूंजीवादी देशों ने जाने अनजाने में साम्यवाद के कुछ विचारों को अपना लिया है। भेदभाव के खिलाफ कानून, अमीरों की विरासत पर टैक्स, मजदूरों के हक और मिनिमम वेज, मुफ्त शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा, ये सभी विचार कहीं ना कहीं उसी समाजवादी सोच से ही तो प्रेरित हैं। तो अगर इसके कुछ विचार इतने अच्छे थे तो ये एक सिस्टम के तौर पर फेल क्यों हो गया? इसकी जड़ें ना ह्यूमन नेचर में छिपी हैं। पहली बात, जब ज्यादा मेहनत का कोई इनाम ही ना हो तो इनोवेशन और मेहनत करने की प्रेरणा खत्म हो जाती है। दूसरी, जब सत्ता किसी के पास नहीं होती तो कोई ना कोई उसे हथियाने आ ही जाता है और अक्सर वो एक तानाशाह होता है। और तीसरी, जब सारी ताकत एक ही सरकार के हाथ में हो तो भ्रष्टाचार को रोकना नामुमकिन हो जाता है। और यही हमें एक जरूरी फर्क समझना होगा। मार्क्स का साम्यवाद एक ऐसी आदर्श स्थिति थी जहां कोई सरकार ही नहीं होती, लेकिन सोवियत संघ और चीन में हमने जो देखा, जहां एक ही पार्टी सब कुछ कंट्रोल करती है, उसे तकनीकी तौर पर समाजवाद कहा जाता है। इसे साम्यवाद तक पहुंचने का एक रास्ता माना गया, एक ऐसा रास्ता जो कभी अपनी मंजिल तक पहुंच ही नहीं पाया। और आखिर में साम्यवाद हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या एक ऐसा समाज बनाना मुमकिन है जो पूरी तरह से बराबर हो और साथ ही उस व्यक्तिगत प्रेरणा को भी जिंदा रखे जो हमें आगे बढ़ने, कुछ नया करने और बेहतर बनने के लिए उकसाती है? समानता और प्रगति के बीच का यह संतुलन शायद आज भी इंसानियत की सबसे बड़ी पहेली है।